आज करना है अलजेब्रा 1। देखिए अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अलजेब्रा 1 में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, स्पेशल केसेस कुछ। ध्यान दो सुनना। लीनियर इक्वेशंस। अब बेटा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी हो सकती हैं, टू वेरिएबल में भी हो सकती हैं, थ्री वेरिएबल में भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो लीनियर का मतलब क्या है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 2x+4 इट इज इक्वल टू 8, ये एक इक्वेशन है x में, जिसमें एक वेरिएबल एक ही है, सिर्फ x, और x की पावर 1 है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की पावर 3 होगी उसे बोलेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन। वो सब आगे बात करेंगे अलजेब्रा 2 अलजेब्रा 3 में, लेकिन आज बात होगी लीनियर इक्वेशन की। तो 2x+4 इट इज इक्वल टू 8। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड दैट वन वेरिएबल इज x। तो आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है 2x+4 इट इज इक्वल टू 8, ये x की एक सिंगल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी। दैट वैल्यू इज, अगर कहीं ऐसे लिखा है x+y इट इज इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। आप लोगों ने शायद बचपन में ये पढ़ा होगा कि अगर वेरिएबल दो हैं, इक्वेशन एक है, तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन तो आएगा लेकिन बहुत सारे आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 होती तो y की वैल्यू 9 हो जाती, 1+9 इज 10। x अगर 2 होता तो y 8 हो जाता। x अगर -1 होता तो y 11 हो जाता। x अगर 1.1 होता तो y जो होता वो 8.9 हो जाता। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर वेरिएबल ज़्यादा है, इक्वेशन कम है, तो सॉल्यूशन यूनिक नहीं आएगा। सॉल्यूशन तो आएगा। अगर मैं आपसे ये बात करूं x+y इज इक्वल टू 10, 4x+4y इट इज इक्वल टू 40। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बिकॉज ये दोनों सेम इक्वेशन है। x+y इज 10। अगर x+y 10 है तो साइमल्टेनियसली इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट सेकंड इक्वेशन आ जाएगा 4x+4y इज 40। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज x+y=10 वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारी वैल्यू एक्स वाई की सेकंड को भी सेटिस्फाई करेंगी। अगर आप कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे x+y=10, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये कुछ ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, x+y=10। तो 4x+4y=40, इसको प्लॉट करोगे तो ये जो दूसरी लाइन आएगी वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगी, ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज करेगी। तो that means there are infinite many solutions. So that means there are infinite many solutions. तो अगर जनरल बात की जाए, if a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2, कोई जनरल दो इक्वेशंस गिवन है। if a1 upon a2 it is equal to b1 upon b2, which in turn is equal to c1 upon c2। मतलब अगर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो ये बेसिक कंडीशन होती है किसकी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
ये बेसिक कंडीशन होती है किसकी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जैसे आप इस वाली इक्वेशन में देखिए, एक्स का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 4, तो 1/4, वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/4, कांस्टेंट टर्म का रेशियो 10/40, मतलब 1/4। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। आप लोगों ने 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़े होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, ये बात सबको ध्यान रखनी है। अब एक बात लिखते हैं जरा, x plus y is 10, 4x plus 4y it is 60। अब अगर दो इक्वेशन गिवन है x plus y is 10, 4x plus 4y is 60, जब आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं आएगा। ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज अगर x plus y अगर 10 है तो 4x plus 4y 40 होगा। तो मैं कह रहा हूँ 60, तो मैं इफेक्टिवली ये कहना चाह रहा हूँ कि 40 इज इक्वल टू 60, जो पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस सिस्टम में कोई ना कोई एरर है, इस सिस्टम में कोई ना कोई एरर है। जब एरर है दैट मीन्स ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है, इसमें कोई रिडंडेंसी है, तो ये इनकंसिस्टेंट है एंड हेंस नो सॉल्यूशन, और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की जो प्राइमरी कंडीशन होगी, आप क्या करेंगे, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 which in turn is not equal to c1/c2। तो ये जो कंडीशन होगी ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। दिस इज नो सॉल्यूशन। लेकिन मुझे इंटरेस्ट है यूनिक सॉल्यूशन निकालने में। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, वो होती है a1/a2 is not equal to b1/b2। a1/a2 is not equal to b1/b2। तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। जब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल नहीं होता है तो उस कंडीशन में आता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन की मैंने आपको कंडीशंस बताई। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप जितना मैंने स्लाइड पे लिखा है वो सबको समझ में आ गया होगा। जो मैंने यही सब चीज़ मैंने आपको बताई थी। यूनिक सॉल्यूशन में ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, दिस इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आपको ये ब्लू लाइन और रेड लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज दिख रही होगी, और नो सॉल्यूशन में लाइन पैरेलल होती है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो दीज आर द 3 कंडीशंस। पहले मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ। Sum of digits of a 2-digit number is 9. The half of the number is also a 2-digit number whose sum of digits is also 9. How many such numbers exist? ऐसे कितने 2-digit के नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो? कौन सी कंडीशन? सम ऑफ डिजिट्स 9 होना चाहिए, नंबर का हाफ भी 2-digit नंबर होना चाहिए जिसका सम ऑफ डिजिट्स 9 होता है। ऐसे कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे? मैंने मान लिया 2-digit नंबर है ए बी, 2-digit नंबर है ए बी। पहली बात तो ये सम ऑफ डिजिट्स इज 9, a प्लस बी इज इक्वल टू 9। अगर ए भी एक 2-digit नंबर है तो ए कम से कम 1 तो होगा, ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी 2-digit नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो या तो अगर ए 1 है तो बी हो गया 8,
18, 27, 3 तो बी हो गया 6, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 ये नंबर्स होंगे। जब नंबर का हाफ एग्जिस्ट करता है और वो भी एक 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब है जो गिवन नंबर्स जिनकी बात हो रही है वो इवन नंबर होंगे, बिकॉज 27 का हाफ तो 13.5 हो गया, वो 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं। तो 18, 36, 54, 72, 90, 18 का हाफ होगा 9, ये भी काम का नहीं होगा क्योंकि 9 एक सिंगल डिजिट नंबर है, जबकि नंबर का हाफ 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो ये भी काम का नहीं होगा। 36 का हाफ क्या होगा 18, 54 का हाफ क्या होगा 27, 72 का हाफ क्या होगा 36, 90 का हाफ क्या होगा 45। क्या 18 का सम ऑफ डिजिट 9 है? बिल्कुल है। 27 का सम ऑफ डिजिट 9 है, 36 सम ऑफ डिजिट 9 है, 45 सम ऑफ डिजिट 9। इसका मतलब कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे? 4 नंबर, 36, 54, 72, 90। हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट? आंसर इज 4 नंबर्स। ये क्वेश्चन करो। एक व्हीकल के शोरूम में 2 तरह के व्हीकल्स हैं, 3 व्हीलर ऑटो, 4 व्हीलर कार। टोटल हम एक ऑटो में 3 व्हील्स होंगे और कार में 4 व्हील्स होंगे। अगर मैं टोटल व्हील्स काउंट करूं 550 हैं, लेकिन टोटल व्हील्स 550 हैं, लेकिन टोटल व्हीकल्स है 160। फाइंड द नंबर ऑफ ऑटो। ऑटो मान लेते हैं, लेट सपोज ए है, तो कार्स हो जाएंगी 160 माइनस ए। आप 2 वेरिएबल रख सकते हैं, कार्स को बी रख लीजिए, ए प्लस बी 160 हो जाएगा। तो मैंने कार को 160 माइनस ए। व्हील्स की बात करेंगे, एक ऑटो में कितने व्हील्स होते हैं? 3। तो टोटल ए ऑटो में कितने व्हील्स होंगे? 3 इंटू ए। एक कार में 4 व्हील होते हैं, 2 कार में 8 व्हील्स होंगे मिलाकर टुगेदर। तो 160 माइनस ए कार्स में टोटल व्हील्स कितने होंगे? 4 टाइम्स ऑफ 160 माइनस ए। तो टोटल व्हील्स कितने हैं? 550। 3a प्लस 4 टाइम्स 160 माइनस ए, इट इज 550। 3a 16 4 64, 640 माइनस का 4a, इट इज 550। 640 माइनस 550 ये हो गया 90, और ये हो गया 4a इधर जाके पॉजिटिव, 3a नेगेटिव, 4a माइनस 3a मतलब a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 90। तो नंबर ऑफ ऑटो कितने हो गए? 90। इजीएस्ट ऑफ द लॉट, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। ये कर दो जल्दी से, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग करिए। आंसर है 52, बिल्कुल बात सही है। अगर कोई नंबर है ए बी, तो ये डिजिट्स यूनिट्स प्लेस है और ये डिजिट टेंस प्लेस है, तो यूनिट्स प्लेस 3 कम है, तो बी छोटा होगा ना ए से? ये बताओ जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर 3/2। मैंने आपको तरीका क्या बताया था? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इक्वेशन क्या है? 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, 6x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 2। x का कोफिशियंट क्या है? 3/6, इट इज k/3, इट इज 1/2। किसी को भी ले लो, तो यहाँ से k अपने आप आ गया 3/2, k अपने आप आ गया 3/2। ये क्वेश्चन करिए, सब लोग देखिए। एक स्कूल में हर 3 बॉयज के लिए, हर 3 बॉयज के करस्पॉन्डिंग 4 गर्ल्स है। मतलब जैसे 3 बॉयज, उनके करस्पॉन्डिंग 4 गर्ल्स, तो 3 बॉयज हैं तो 4 गर्ल्स है। 6 बॉयज होंगे तो 8 गर्ल्स होंगी। हर 3 बॉयज के करस्पॉन्डिंग 4 गर्ल्स है। इसका ये मतलब है बॉयज अपॉन गर्ल्स, ये रेशियो 3/4। बॉयज अगर 3 हैं तो गर्ल्स 4 है, मतलब बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो 3/4 हो। एंड फॉर एवरी 21 स्टूडेंट्स देयर इज 1 टीचर।
स्टूडेंट्स अगर 21 है तो उनके लिए एक टीचर है, तो स्टूडेंट्स अपॉन टीचर 21:1 हो गया, रेशियो इज 21:1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इज 110। टोटल कितने लोग हैं? 110। तो ये दो तरह के लोग होंगे, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। रेशियो क्या है? 21:1। तो टीचर्स कितने हो गए? 21 डिवाइडेड बाय 22। 22 कैसा है? 21+1 इंटू 110। और ये तो स्टूडेंट्स हो गए, और टीचर्स कितने होंगे? 1/22 इंटू 110। तो ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 5। तो स्कूल में स्टूडेंट्स कितने होंगे? 105 और टीचर्स होंगे 5। अब ये स्टूडेंट्स जो है ये भी दो तरह के हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। रेशियो है 3:4। तो बॉयज होंगे 3/7 ऑफ 105, गर्ल्स होंगी 4/7 ऑफ 105। तो बॉयज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 6। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 45 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 60। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 60। ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। देखिए, स्टीव एग्रीड टू वर्क फॉर 1 year for $45,000 plus a very expensive guitar. Steve quit after 7 months and received rupees $20,000 plus the guitar. How much was the guitar worth? स्टीव ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये उस बात पे माना है कि उसको 1 साल काम करने के बदले में $45,000 मिलेंगे और एक गिटार दिया जाएगा। स्टीव को वो जॉब समझ में नहीं आई, उसने 7 मंथ्स के बाद क्विट कर दिया, तो उसको मिला है 20,000 प्लस गिटार। एक काम करते हैं, गिटार की कॉस्ट जो है या उसकी वर्थ जो है मान लेते हैं जी। 1 साल का मतलब होता है 12 मंथ्स, तो 12 मंथ की जो सैलरी है वो होगी 45,000 प्लस जी। इसको अगर इक्वल इक्वल हर महीने की सैलरी में डिवाइड किया है तो 1 मंथ की सैलरी क्या होगी? यूनिफॉर्म तरीके से 1 मंथ सैलरी ये हो जाएगा 1/12 ऑफ 45,000 प्लस जी। उसने कितना काम किया? 7 महीने, तो 7 मंथ की जो सैलरी होगी वो 1 महीने की सैलरी में 7 टाइम्स, 7/12 ऑफ 45,000 प्लस जी ये होगा। 7 मंथ सैलरी इज 7/12 ऑफ 45,000 प्लस जी। उसको मिला कितना है? 20,000 प्लस जी। इसको जब आप इक्वल करके सॉल्व करेंगे, लोगों ने किया होगा, तो यहाँ से जी आ गया है 15,000। गिटार की वर्थ कितनी है? 15,000। दिस इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक और तरीका है, उसमें पेन भी यूज नहीं होगा, थोड़ा समझाने के लिए उसमें पेन यूज करूंगा, लेकिन वो ओरल सॉल्व हो जाएगा। 12 मंथ की सैलरी क्या है? 12 मंथ की जो सैलरी है उसकी वो है 45,000 प्लस गिटार। 45,000 प्लस गिटार। उसने 7 महीने काम किया है, उसको क्या मिला है? 20,000 प्लस गिटार। अगर मैं 12 मंथ की सैलरी में से 7 मंथ की सैलरी माइनस करूं, ध्यान से सुनना,
अगर मैं 12 महीने की 12 महीने की सैलरी में से 7 महीने की सैलरी माइनस कर दूं तो मेरे को 5 महीने की सैलरी मिल जाएगी। तो जब तुम इस नंबर 45,000 प्लस गिटार में से 20,000 प्लस गिटार माइनस कर दोगे तो सिंपल आ जाएगा 25,000 गिटार से गिटार कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 5 महीने की सैलरी हो गई 25,000 रुपए। अगर 5 महीने की सैलरी है 25,000 तो एक महीने की सैलरी होगी 5,000। और अगर एक महीने की सैलरी 5,000 है तो 12 महीने की सैलरी होनी चाहिए 60,000। लेकिन 12 महीने की सैलरी उसको कैश में कितना मिला है 45,000, बाकी मिला है गिटार। तो गिटार नहीं मिलता तो उसको पूरे मिलते 60,000। लेकिन गिटार मिलने की वजह से कैश में मिला है 45,000, बाकी गिटार, तो गिटार हो गया 15,000 का। तो गिटार की वर्थ कितनी हो गई 15,000। ये क्वेश्चन करिए। Rambo and Sam take a vacation at their grandparents' house. During the vacation, they do any activity together. They either play tennis in the evening or practice yoga in the morning, ensuring that they do not undertake both the activities on a single day. कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने मॉर्निंग में योगा किया तो इवनिंग में टेनिस भी किया हो, ऐसा नहीं हुआ है। अगर वो मॉर्निंग में योगा करेंगे तो इवनिंग में टेनिस नहीं करेंगे। अगर वो इवनिंग में टेनिस किसी दिन खेलेंगे तो मॉर्निंग में उस दिन योगा उन्होंने नहीं किया होगा। कुछ दिन ऐसे भी होंगे, देयर वर सम डेज व्हेन दे डिड नथिंग, उन्होंने सिर्फ रिलैक्स किया है, ना तो मॉर्निंग में उन्होंने योगा किया ना ही इवनिंग में टेनिस खेला, ऐसा हुआ है। आउट ऑफ द डेज दैट दे स्टेड एट द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस they involved in one of the two activities on 22 days. However, their grandmother, while sending an end of vacation report to their parents, stated that they did not do anything on 24 morning and they did nothing on 12 evening. How long was their vacation? एक बार बताओ। मान लेते हैं उनकी जो वैकेशन है वो टी डेज की है। जैसे कि आज का एक दिन है ये, ऐसे टी डेज। तो आज के दिन में एक सुबह मॉर्निंग थी और एक आज अभी शाम चल रही है। तो ऐसे टी डेज में टोटल टी मॉर्निंग्स होंगी एंड टी इवनिंग होंगी। अब ध्यान से देखना, उनकी ग्रैंड मदर ने जब रिपोर्ट बना के भेजी है तो उसमें लिखा गया है दे डिड नॉट डू एनीथिंग ऑन 24 मॉर्निंग एंड दे डिड नथिंग ऑन 12 इवनिंग। उन्होंने 24 मॉर्निंग्स को कुछ भी नहीं किया। टोटल मॉर्निंग कितनी है टी, 24 मॉर्निंग उन्होंने नथिंग, 24 मॉर्निंग दे डिड नथिंग। तो यानी कि टोटल मॉर्निंग है टी, उसमें से 24 मॉर्निंग कुछ नहीं किया। तो टी माइनस 24 जो मॉर्निंग्स होंगी उन्होंने योगा किया है, टी माइनस 24 मॉर्निंग को योगा किया होगा। सिमिलरली उन्होंने 12 इवनिंग दे डिड नथिंग। टोटल इवनिंग है टी, उसमें से 12 इवनिंग उन्होंने कुछ नहीं करा। दैट मीन्स टी माइनस 12 जो इवनिंग्स होंगी उन्होंने क्या खेला है टेनिस। टी माइनस 12 इवनिंग को कुछ करेंगे ना तो टेनिस खेलेंगे। तो टोटल टी माइनस 24 प्लस टी माइनस 12 ये मिला के टोटल उन्होंने 22 डेज हो गए। क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो होगा नहीं, क्योंकि ये टी माइनस 24 मॉर्निंग्स हैं जब उन्होंने योगा किया है। इस दिन शाम को टेनिस नहीं जो नहीं खेला होगा। ये टी माइनस 12 इवनिंग है, इतने दिन में सुबह कुछ नहीं करा होगा, तो ये अलग अलग होंगे। ये मिला के कितने हैं 22। तो 2t माइनस 36 इट इज 22, 2t इट इज इक्वल टू 58। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 29। टोटल वैकेशन कितने दिन की थी, आंसर आ गया 29 डेज। ये करो चलो। सभी लोग देखिए, खोसला
घोसला, चेरी एंड खुराना परचेज द प्रॉपर्टी फॉर ₹92 lakhs। इजी करने के लिए मैंने मान लिया घोसला का कंट्रीब्यूशन है के, घोसला का कंट्रीब्यूशन है जी, चेरी का कंट्रीब्यूशन है सी, खुराना का कंट्रीब्यूशन एक्स बोल देते हैं। के प्लस जी प्लस सी प्लस एक्स इट इज 92 lakhs, इट इज इक्वल 92। अब आगे लिखा आगे लिखा हुआ है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ घोसला, चेरी, खुराना, घोसला, चेरी, खुराना मतलब खुराना मतलब एक्स, ये 820% है घोसला का। तो 820% का मतलब है 820 अपॉन 100, 820 अपॉन 100 मतलब 8.2, 8.2 घोसला, 8.2 के। इस इक्वेशन को अगर इसमें डाल दोगे तो के रहेगा और जी प्लस सी प्लस एक्स कितना हो जाएगा 8.2 के मिला के 92, 9.2 के इट इज 92। तो के की वैल्यू आ गई 10, मतलब घोसला का कंट्रीब्यूशन हो गया 10 लाख का, 10 मतलब 10 लाख। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ घोसला, चेरी, खुराना, घोसला, चेरी, खुराना इज 666.66%। एक बात समझ लीजिए, 666.66%, इसको ऐसे लिख सकते हैं 600% प्लस 66.66%। इसका फ्रैक्शन हो गया 600 अपॉन 100 और ये हो गया 2/3, 2/3 होता है 66.66%, तो ये फ्रैक्शन में हो गया 20/3। तो यानी कि k प्लस सी प्लस एक्स इट इज 20/3 ऑफ घोसला मतलब जी। इसको भी इसमें डाल दो तो जी रहेगा k प्लस सी प्लस एक्स, ये हो जाएगा 20/3 जी, इट इज 92। ये हो गया 3 प्लस 20, 23/3 जी, इट इज 92। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जी आ जाएगा 12। तो घोसला ने कितना कंट्रीब्यूट करा है 12 लाख का। तीसरी इक्वेशन दी हुई है कंट्रीब्यूशन ऑफ घोसला, घोसला खुराना 360% ऑफ चेरी मतलब 3.6 चेरी। जब ये जो इक्वेशन आई है इसको भी उठा के पहली वाली इक्वेशन में डाल दो तो चेरी जो एक बार अलोन चेरी वो चेरी रहेगा और के जी एक्स, के प्लस जी प्लस एक्स हो जाएगा 3.6 सी, इट इज 92। 4.6 सी इट इज 92। तो सॉल्व करोगे सी आ जाएगा 20। तो चेरी ने कितना कंट्रीब्यूट करा है 20 लैक्स। घोसला का है 10 लाख, घोसला का है 12 लैक्स, चेरी का है 20 लैक्स प्लस खुराना का मिला के 92 था। पहली वाली इक्वेशन, ये पहली वाली इक्वेशन ये तो थी घोसला प्लस चेरी प्लस खुराना मिला के 92। तो यहाँ से x ये 10 प्लस 20 30 प्लस 12 इज 42। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। कंट्रीब्यूशन ऑफ खुराना कितना होगा 50 लैक्स। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन करिए। There are some number of coins on the table, 1/4 of which are showing heads। मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स है x, हेड्स कितनों पे शो हो रहा होगा 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ विच आर शोइंग हेड। तो हेड्स कितने पे शो हो रहा होगा 1/4x। इसका मतलब टेल्स कितने पे शो हो रहा होगा 3/4x। मैंने दो कॉइन फ्लिप कर दिए, अब 1/3 ऑफ देम शो हेड्स। अभी हेड्स कितने हैं परसेंटेज में देखा जाए तो 25% हेड्स हैं। आफ्टर फ्लिपिंग टू कॉइन्स हेड्स हो जाएंगे 33%।
एक ये सोच के देखो, जो दो कॉइन है, अगर मैं दो कॉइन हेड वाले फ्लिप करूं तो हेड से टेल हो गए, तो टेल्स ज्यादा हो जाएंगे, हेड्स तो और कम हो जाएंगे, हेड्स तो और कम हो जाएंगे ना, फिर तो हेड्स 33% नहीं होगा। इसका मतलब जो दो कॉइन में फ्लिप कर रहा हूँ, वो दो टेल्स उन पे शो हो रहा था, उनको फ्लिप करके हेड्स कर दिया, तो टेल्स कम हो गए और हेड बढ़ गए। आफ्टर फ्लिपिंग, जब फ्लिप करेंगे, आफ्टर फ्लिपिंग दो टेल्स वाले को फ्लिप करा जाएगा, तो अब हेड्स हो जाएंगे 1/4x+2 नंबर्स में, और टेल्स हो जाएंगे 3/4x-2। और इनका जो रेशियो होगा, जब हेड्स हो गए 33.33%, तो टेल्स हो जाएंगे 66.66%। तो ये रेशियो जो होगा ये 1/2 हो जाएगा, ये रेशियो 1/2 हो जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को पूरे सॉल्व करेंगे, आपको x मिल जाएगा और x आ जाएगा 24। x कम्स आउट टू बी 24। तो जो दो कॉइन्स फ्लिप करे हैं वो टेल से हेड होंगे, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टेबल पे कितने थे, 24। ये क्वेश्चन करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2x+3y इज 40। गिवन क्या है, बोथ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। अब जरा ध्यान से सुनना, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन हो, मतलब ये स्पेशल इक्वेशन है, एक्स वाई पे कंडीशन के हुए नेचुरल नंबर है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, सॉल्यूशन निकाल, आप हमेशा जो 2 और 3 में छोटा कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट छोटा कौन सा एक्स का, उसे एक तरफ रखो। ऐसा नहीं है कि बड़े को एक तरफ रख के आंसर नहीं आएगा, तब भी आएगा, लेकिन छोटे ना कोफिशिएंट को एक तरफ रखो तो आसानी रहेगी। तो 2x इट इज इक्वल टू 40-3y। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 40-3y अपॉन में 2। इसे लिख सकते हैं 40-2y-y। अब देखो यहाँ फायदा हुआ ना, यहाँ 3y 2y में आराम से टूट गया, लेकिन यहाँ अगर आप 2x लेते हो, नीचे 3 होता तो वो ब्रेक नहीं होता, आंसर तब भी आता, मुश्किल से आता। ये आसान तरीका बताऊंगा आपको। तो इसको लिख दिया 40-2y-y अपॉन 2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 20-y, मतलब 40-2y अपॉन 2 अलग कर लिया, -y/2। फाइनल ये बन गया। अब जरा ध्यान से सुनना, x एंड y नेचुरल नंबर्स बोले गए हैं, तो ये एक नेचुरल नंबर है, y नेचुरल नंबर है, तो 20-y भी नेचुरल नंबर होगा। तो x अगर नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो y/2 को भी नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल माइनस नेचुरली एक नेचुरल नंबर होगा। y/2 नेचुरल नंबर कब होगा, y/2 इज अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है y जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। जब y 2 का मल्टीपल होगा तभी तो y/2 नेचुरल नंबर आएगा। तो यहाँ से कह सकता हूँ y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। y की जब मिनिमम वैल्यू जब 2 होगी, इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, जब y मिनिमम में डाल दिया 2, तो x हो गया 20-2 - 1 17। x हो गया 17, ये पहली वैल्यू आ गई। इतना आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद देखो तरीका समझना, 2x+3y 40 है, x की पहली वैल्यू क्या आई है 17, और y की पहली वैल्यू क्या आई है 2। ये फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद देखो y इंक्रीज होगा तो x डिक्रीज होगा, कोई 2x+3y सम कांस्टेंट है, दोनों ही पॉजिटिव है, 2x एंड 3y। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, यहाँ पे y बढ़ेगा, y 2 के बाद 4 होगा, तो y बढ़ेगा तो x कम होगा।
तो y को इंक्रीज करो आप x का जो कोफिशिएंट है 2 उससे, और x को डिक्रीज करो जो y का कोफिशिएंट है 3 उससे। y को इंक्रीज करो 2 से, तो नेक्स्ट वैल्यू y की कितनी हो जाएगी, y की नेक्स्ट वैल्यू होगी 2 + 2 4, और x की वैल्यू 17 से 3 कम हो गई, कितनी हो गई 14। ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अब y को फिर इंक्रीज करो 2 से, x का कोफिशिएंट 2 है तो 4 + 2 6, 14 - 3 11। ये थर्ड सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे आएगा 8, यहाँ आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ आएगा 5, यहाँ पे आएगा 10 + 2 12, यहाँ पे आएगा 2, इसके बाद ये होता 14, तो 2 - 3, 2 को 3 से कम करेंगे तो -1, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये लास्ट वाला नेचुरल नंबर ये काम का नहीं होगा, तो यही सॉल्यूशन होगा। यही सॉल्यूशन होंगे, ये 6 सॉल्यूशंस हो गए। 17,2 XY नेचुरल नंबर एक सॉल्यूशन, 14,4 सेकंड सॉल्यूशन, 11,6 थर्ड सॉल्यूशन, 8,8 फोर्थ सॉल्यूशन, 5,10 फिफ्थ सॉल्यूशन, 2,12 सिक्स्थ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 6 हो गए। करिए सॉल्व। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताते हैं। देखिए 3A = 750 - 5B, तो A कितना हो गया 750 - 5B अपॉन 3। A हो गया 750 - 3B - 2B अपॉन 3। मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं A = 750 - 3B अपॉन 3, मतलब 250 - B -2B अपॉन 3। अब ये पूरा नेचुरल नंबर है, A एक नेचुरल नंबर है, B नेचुरल नंबर है, वो तभी होगा जब 2B अपॉन 3 ये भी नेचुरल नंबर होगा। 2B अपॉन 3 नेचुरल नंबर कब होगा, जब B 3 का मल्टीपल होगा। तो B की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। एक बार डाल के देखो, B को डालो 3, तो ये A 245 आ जाएगा। B की वैल्यू 3 डालने पे A की वैल्यू 245 आ गई। ये फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट वैल्यू हो गई। तो अब आप इक्वेशन लिख लो, 3A + 5B इट इज नथिंग बट 750। तो A की वैल्यू कितनी थी 245, B की वैल्यू कितनी थी 3। अब B इंक्रीज होगा और A डिक्रीज होगा। B इंक्रीज होगा A के कोफिशिएंट 3 से, नेक्स्ट वैल्यू 6 हो गई, और A डिक्रीज होगा B के कोफिशिएंट 5 से, वैल्यू 240 हो गई। यहाँ पे 9, यहाँ पे 235। इस तरह चलते चलते ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये 10 होगा तब भी कुछ होगा, ये 5 होगा तब भी कुछ होगा, पर इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे 0 होगा, 0 नेचुरल नंबर है। तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक ये सॉल्यूशन हो गए। अब ये कितने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। देखो ध्यान से सुनना, ये 5 है, ये 10 है, थर्ड नंबर 15 होगा, तो 5 की टेबल में चल रहा है कहाँ तक, 245 तक। ये 5 का 1 टाइम है, ये 5 का 2 टाइम है, अगला 5 का 3 टाइम होगा। ऐसे ये नंबर 245 जो है 5 का 49 टाइम्स है। हाँ है ना। तो टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, 49 सॉल्यूशंस। टोटल कितने हो गए, 49 सॉल्यूशंस हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम स्पेशल कॉन्सेप्ट।